नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कबीर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेओए अकाउंट्स एमसीक्यूज का दूसरा पार्ट। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जरूर पहला पार्ट देख लेना। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जेओए अकाउंट्स करके, वहां पे आप हर पार्ट को इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, @street study लिखें टेलीग्राम चैनल पे। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं street study 247 लिख के, वहां पे भी हर वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, जितने भी मेरे वीडियोस रहेंगे सारे बाइलिंगुअल फॉर्म में रहेंगे। स्क्रीन पे लिखी लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, और जो मेरी एक्सप्लेनेशन होगी वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में होगी, ताकि सभी का विकास हो सके, सभी को समझ आ सके सारी चीजें। तो डिस्कस करेंगे नंबर 1 क्वेश्चन को। द ट्रायल बैलेंस इन विच द टोटल ऑफ डेट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड एज। तो आपको पता है, आप अकाउंट के स्टूडेंट है, मुझे इतनी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है डेट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है। डेबिट बैलेंस मतलब कि माइनस में, और क्रेडिट बैलेंस मतलब प्लस में। ठीक है। तो अगर कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में जिसमें टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ ईच लेजर, लेजर क्या होता है, जिसमें आप ये सारी चीजें, सारी एंट्रीज बनाते हो। ठीक है, सारी एंट्रीज डालते हो। ठीक है, ऑफ ईच लेजर अकाउंट इज टेकन इनटू द अकाउंट इज कॉल्ड एज। तो आप इसको क्या कहते हैं, बेसिकली उन्होंने पूछा है लेजर में, तो इसको बोला जाता है ग्रोस ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ऑप्शन डी। आप चाहें तो साथ साथ में वीडियो का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द प्राइसिंग मेथड अंडर विच द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाई सब्ट्रैक्टिंग एन अप्रोप्रिएट ग्रोस पार्टी विद द अप्रोप्रिएट ग्रोस मार्जिन। ठीक है, तो आपको सब्ट्रैक्ट किसको करना है, अप्रोप्रिएट ग्रोस पार्टी विद अप्रोप्रिएट ग्रोस मार्जिन being determined by examining the conditions under which the goods are sold and comparing the party transaction is called। तो आपको बताना है इस बेसिकली इस मेथड को क्या कहा जाता है, जिसमें अप्रोप्रिएट ग्रोस पार्टी और ग्रोस मार्जिन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो इसको बेसिकली कहते हैं रीसेल प्राइस मेथड, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चन को जेओए अकाउंट्स का कुछ कंपनीज भी एग्जाम लेती हैं, उसमें मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following transaction will result in increase in asset and increase in liability। increase in asset और increase in liability इनमें से कौन सी ट्रांजेक्शन है जिसके अंडर होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है दोस्तों, क्रेडिट मतलब उधार पे, उधार मतलब कर्जा, कर्जा मतलब लोन। ठीक है, जब आप कोई मशीनरी कोई लोन पे खरीद रहे हो तो इससे क्या हो रहा है, एक तो आपका एसेट बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपकी मशीनरी, सपोज करो आपने ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर आपके घर पे आ गया, तो आपका क्या बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। ठीक है, अब कैसे लिया आपने इसको, क्रेडिट पे, मतलब कि कर्जे पे। कर्जा ले रहे हो तो क्या हो रहा है, आपके ऊपर लोन बढ़ रहा है, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है। तो मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट इज द एग्जांपल ऑफ इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके रख लें। डेफिनेटली आपको आने वाले वीडियोस में बहुत फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन देयर इज ए favorable balance as per cash book and the check issued but not presented to reach the balance in passbook for this amount would be। तो आपको बताना है कि इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या क्वेश्चन है मैं समझा देता हूं आपको। कहता है व्हेन देयर इज ए जब आपके पास फेवरेबल बैलेंस है, जो कि आपकी कैश बुक है, सपोज करो ये कैश बुक है, इसमें फेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, और इसमें आपने एक चेक इशू कर दिया, बट सपोज करो आपने चेक इशू कर दिया बट अभी वो प्रेजेंट नहीं हुआ है। जैसे सपोज करो चेक आपने 3 दिन बाद का इशू किया, तो अभी तक वो प्रेजेंट नहीं होगा। अगर वो बंदा उसको प्रेजेंट कर देगा तो वो चेक रिटर्न आ जाएगा। तो कह रहा है कि जब चेक इशू हो चुका है बट प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो उस केस में जो पासबुक में एंट्री होगी वो क्या होगी। तो दोस्तों, ऑब्वियस सी चीज है, वो ऐड ही होगी। ठीक है, क्योंकि वो पैसा तो आपका एज इट इज ही पड़ा है अकाउंट में। बट अगर वो चेक इशू हो जाए बट नॉट प्रेजेंटेड की जगह प्रेजेंटेड होता, तब क्या हो जाता, तब वो डिडक्टेड हो जाता है, क्योंकि फिर वो पैसा आपके अकाउंट से कट जाता, मतलब आपकी पासबुक में से वो अमाउंट डेबिट हो जाता। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एंड इट हैज बीन डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, इट इज एन। तो आपको बताना है कि क्या है डेप्रिसिएशन। क्या होता है दोस्तों, आपने सपोज करो कोई मशीनरी ली, उसकी वैल्यू हर साल कम होती जा रही है। ठीक है, जैसे सपोज करो पहले 100 रुपीज थी, फिर अब ये 90 की होगी, फिर 80 की होगी। तो ये वैल्यू क्या बेसिकली डेप्रिशिएट होती जा रही है, मतलब कि कम होती जा रही है। तो वही कह रहा है द डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज एंड इट हैज बीन डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जब डेप्रिसिएशन चार्ज होती है और इसको डेबिट किया जाता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट से, इट इज कॉल्ड एज। जब इसको फिक्स अकाउंट से हम फिक्स, जो हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट होता है, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है, इट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन सी। आपको एरर बताना था, कौन सा एरर होता है,
एरर ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आपके लाइक करने से क्या होता है, हमें जस्ट मोटिवेशन मिलती है ताकि हम और अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए बना सकें। और मैं डेफिनेटली अच्छी से अच्छी आपको वीडियोस वीकली बेसिस पे 3 से 4 वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो की अपडेट डालता रहता हूँ और MCQs भी मैं स्टोरी में कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, तो आप डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए स्ट्रीट स्टडी 247, मोर देन 500 फॉलोअर्स आपको वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे और 300 से ज़्यादा मेरी वहाँ पे पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। इसके अलावा आप PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे जाके @स्ट्रीट स्टडी सर्च कीजिए और वहाँ पे हमें इस लोगों को देख के फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हर वीडियो की आपको PDF में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जब फिर आपका कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो वहाँ पे कमेंट करते रहना। मैं जब भी मेरे को टाइम लगता है मैं साथ का साथ उसको रिजोल्व करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट liabilities that are repayable only when business will be terminated are called। तो दोस्तों लाइबिलिटी जब कोई बिजनेस खत्म होगा, ठीक है, सपोज करो आपकी कोई शॉप है, चाय की दुकान है, जब चाय की दुकान आप बंद कर दोगे तभी वो लाइबिलिटी रीपे होगी। इस लाइबिलिटी को क्या कहा जाता है? इस लाइबिलिटी को कहा जाता है फिक्स्ड लाइबिलिटी, क्योंकि वो फिक्स है कि हाँ जब मेरा बिजनेस बंद होगा तभी मैं उस लाइबिलिटी को पे कर पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ए पर्सनल अकाउंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको पर्सनल अकाउंट फाइंड आउट करना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इनकम एक्रूड। इनकम एक्रूड हो चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है, बट नॉट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R अपॉन 100⁻n इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ। तो आपको ये बताना है ये किसका फॉर्मूला है। तो आपको पता होगा ये किसका फॉर्मूला है, किसमें यूज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज होता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है आपका अमाउंट, ठीक है, अमाउंट क्या होता है आपका? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे। तो ये उन्होंने यही पूछा था कि ये अमाउंट कहाँ पे यूज होता है, तो ये बेसिकली यूज होता है ये वाला फॉर्मूला आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोस्तों अगर आपके एन्युइटी के रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कमेंट करना, मैं एन्युइटी से रिलेटेड अच्छी वीडियोस बना दूंगा। मेरा खुद का एन्युइटी और डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट है, बहुत शानदार तरीके से क्लियर कर रखे हैं मैंने। तो बताना मेरे को, मैं आपको एन्युइटी, YTM, G2 मैच्योरिटी और ये आपके और भी कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपके डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच द फॉलोइंग नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड। तो इनमें से कौन किस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं किया जाता है? तो क्लोजिंग स्टॉक को बेसिकली ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन ए बॉन्ड मैच्योर्स इट्स मैच्योरिटी वैल्यू इज नोन एज, ठीक है, जब कोई बॉन्ड मैच्योर होता है तो इसकी मैच्योरिटी वैल्यू को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसकी मैच्योरिटी वैल्यू को कहा जाता है रीडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। आप सपोज करो आपने कोई किसी कंपनी का सपोज करो आपने सिप खरीद ली। सिप क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप हर महीने सपोज करो 500 रुपया भी डालते हो, ठीक है, ठीक है। अब आपने लिया वो 2 साल के लिए, ठीक है, अब 2 साल के लिए लिया आपने, आपको 2 साल बाद कुछ इंटरेस्ट मिला, ठीक है, उस सिप को मैंने मान लिया एक तरह से बॉन्ड है। तो जब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगी तो आप क्या करोगे? उसको रिडीम करोगे, मतलब कि जितना मैंने पैसा लगाया और मुझे विद ब्याज मिल जाए, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को रिडीम करते हो तो उस वैल्यू को बोला जाता है रिडेम्पशन वैल्यू, ऑप्शन बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स ओनली इंटरेस्ट इज पेड एंड द इंस्ट्रूमेंट हैज नो मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट लगातार मिलता रहता है बट उस इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी वैल्यू नहीं होती? तो आपको क्या होगा कि ब्याज तो मिलता रहेगा बस उसकी कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? उस ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है परपेचुअल बॉन्ड, ठीक है। जब आपको लगेगा कि यार मेरे को पैसे की जरूरत है तो आप उस चीज को रिडीम कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू फिक्स हो उसको तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको बोला था रिडीम करना, मतलब रिडेम्पशन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है परपेचुअल बॉन्ड, उसको बोला जाता है रिडेम्पशन बॉन्ड। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको परपेचुअल और रिडेम्पशन में। रिडीम करने के लिए मतलब जब आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा, फिर मैच्योरिटी खत्म हो जाए, ठीक है, तब आप उसको रिडीम कर लोगे, और जिसकी मैच्योरिटी ना उसको लेता है परपेचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑब्जर्व्ड एट रिपोर्टिंग स्टेज एंड नोट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। जिसको रिपोर्टिंग स्टेज पे ऑब्जर्व किया था, रिकॉर्डिंग स्टेज पे नहीं कॉन्सेप्ट को कंसिडर किया था, वो कौन सा है? तो रिपोर्टिंग स्टेज पे हम कंसिडर करते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को, ऑप्शन सी, ठीक है। दोस्तों इन क्वेश्चंस को एज इट इज याद कर लेना, कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताना, मैं ट्राई करूंगा आपको साथ का साथ रिजोल्व करने का भी। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जामिनेशन में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय प्रोफेशनल्स अकाउंटिंग बॉडीज ऑफ द कंट्री, ऑप्शन सी। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, तो इनमें से कौन सा मेथड नहीं है ट्रायल बैलेंसेस बनाने का? तो दोस्तों टोटल्स मेथड भी नहीं है, बैलेंसेस मेथड भी नहीं है, टोटल्स एंड बैलेंसेस मेथड भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द एसेट ऑफ लाइफ, तो किस मेथड में डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो फिक्स ही रहता है, मतलब कि हर वर्ष वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि मैं अगर सपोज करो मैंने 100 रुपये की चीज़ ली है तो उस पर 10 की ही डेप्रिसिएशन लगनी है, मतलब इस बार 90 तो अगली बार फिर से 10% की लगेगी, तो वो फिक्स रहेगा जो डेप्रिसिएशन परसेंट है, मतलब कि 90 का 10% क्या होगा 9, 81, फिर 10% 8.1, 81 में से मैं माइनस 8.1 कर दूंगा, ऐसे मतलब कि जिसमें डेप्रिसिएशन आपकी फिक्स रहती है उसको क्या बोला जाता है थ्रू आउट द लाइफ स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब कि सीधा है स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसमें आप देखो कि फिक्स रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो इसको आंसर को भी, इस क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड में रखना कि किस में डेप्रिसिएशन सेम रहती है, बहुत से एग्जामिनेशन में हम ये क्वेश्चन देखते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, एंड स्टे ट्यून। बाकी कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो तो वो भी साथ के साथ पूछते रहना, मैं साथ के साथ उसको रिजोल्व कर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय हिमाचल।